हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 10, जिसका की नाम है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी रहेंगे, जो कि आपको इंट्रोडक्शन को समझने में काफी आसानी होगी। और अगले वीडियो जो हम लोग बनाएंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आएंगे हम लोग। तो जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, हेडिंग्स बना हुआ है। इन टारगेट हम लोग 2025 को लेकर चल रहे हैं। क्लास 12 है, चैप्टर 10, जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। कंप्लीट इंट्रोडक्शन का क्लास होने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे बेसिक जानकारी है, बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। वेक्टर आखिर होता है क्या है। तो आप लोग इसे फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें क्वांटिटी पढ़ना है, जिसमें वेक्टर स्केलर दो क्वांटिटी पढ़े होंगे। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी की अगर बात करें और स्केलर क्वांटिटी की बात करें, तो वेक्टर में जैसे अगर मान लीजिए कोई वेक्टर यहाँ गिवन है, तो उस वेक्टर में आपका क्या रहेगा कि वेक्टर में आपका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है वेक्टर क्वांटिटी में, और स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड अवेलेबल होता है। तो जैसे यहाँ पे डेफिनेशन देख रहे हैं कि अ वेक्टर क्वांटिटी आर फिजिकल क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है? फिजिकल क्वांटिटी। लिखा हुआ विच है बोथ, जिसके पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब फिजिकल में फिजिकल ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अवेलेबल होता है, उसको हम लोग कैसा क्वांटिटी बोलते हैं? वेक्टर बोला जाता है। लिखा हुआ आगे, ज्योमेट्रिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट whose length represents the magnitude of the vector quantity and its direction represents the direction of the vector quantity। बोल रहा है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और इसका जो डायरेक्शन होता है ये डायरेक्शन वेक्टर का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करके दिखाता है। आगे इसी में लिखा हुआ वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए बी और सिंपली बाय ए। जैसे मान लीजिए देख रहे हैं यहाँ पे एक लाइन हमारा लेंथ है, जिसका आई नाम है, यहाँ पे इधर से जस्ट उल्टा डायरेक्शन में। अब यहाँ से यहाँ के बीच का पूरा नाम है ऐसे वेक्टर ए बी, और अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो इस वेक्टर ए बी का नाम क्या दिया हुआ है? ए। देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या यहाँ पे दिया हुआ है। तो आगे हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड इसमें वेक्टर का कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो लिखा हुआ है क्या मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ज्योमेट्रिकली एज ए बी, देन वेक्टर ए इज द लेंथ ऑफ द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी। अब जैसे मान के चलिए, अगर मान के चलिए एक वेक्टर गिवन, अगर इसका हमको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो इसका हम लोग मैग्नीट्यूड इस तरह से निकाल सकते हैं। और अगर मान के चलिए इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से एक तरह से, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इस तरह से हम लोग मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें क्या लिखा हुआ, तो लेंथ ऑफ द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी। जहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए को क्या कहा जाता है? लेंथ ऑफ द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी की बात अगर हम लोग करते हैं। आगे इसी में देखिए, आगे क्या इसमें लिखा हुआ है, पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है, कंसीडर एज अ पॉइंट पी इन अ स्पेस। देखिए यहाँ पे स्पेस में एक आपका पॉइंट पी है, हैविंग कोऑर्डिनेट, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है दिया हुआ है? एक्स वाई जेड, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, जहां ओरिजिन क्या आपका 0 0। तो बोल रहा है कि देन द वेक्टर है ओपी हैविंग ओ एंड पी एज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट रेस्पेक्टिवली इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। बोल रहा है कि देखिए कि यहाँ पे हमारा ओरिजिन और हमारा पॉइंट पी है, पी का कोऑर्डिनेट हमारा एक्स वाई जेड है, और ओ का कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है वो ओरिजिन है। तो यहाँ से अगर हम लोग पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करें, तो पोजीशन वेक्टर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, तो आगे चल करके हम लोग लाइन ज्वाइनिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो पोजीशन वेक्टर के बाद बात हम लोग करें, तो यहाँ से अगर हम लोग ओपी वेक्टर की बात करें, तो इसमें होता क्या है कि x2 माइनस x1, मतलब वहां से x और माइनस 0 का होल x। अब वेक्टर है तो यहाँ पे i लग जाएगा, प्लस y माइनस 0 हो जाएगा, यहाँ पे j लगेगा, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा z माइनस 0 हो जाएगा, और इंटू इसका क्या हो जाएगा, बगल में जस्ट k रहेगा। यहाँ से ओपी वेक्टर की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं xi प्लस वाई जे, और प्लस में क्या लिख सकते हैं हम लोग z के। अब इसी का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड का, ओपी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, आई जे के का जो कॉफिशिएंट होता है उसका मैग्नीट्यूड, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा
जेड स्क्वायर, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी गिवन आपका। तो इस तरह से हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर निकालने का, जहाँ पे पी क्या है, तो पी एक स्पेस में आपका कोई पॉइंट्स है जिसका कोऑर्डिनेट आपका एक्स वाई जेड है, और इसका हम लोग ओरिजिन से लेकर चले हैं, तो ओपी का हमारा जो यहाँ पोजीशन वेक्टर निकालना है, इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग अगर बात करें तो आगे हमारा है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। अब जैसे मान लिया अगर कोई वेक्टर गिवन है, जैसे एक वेक्टर है जिसमें हमारा यहाँ पे एक्स आई है प्लस वाई जे है और प्लस हमारा यहाँ पे जेड के है, तो यहाँ पे जो हमारा डायरेक्शन रेशियो की बात अगर हम लोग करें, डायरेक्शन रेशियो की अगर हम लोग बात करें, तो डायरेक्शन रेशियो हमारा एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो। और अगर हम लोग यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन की बात करें, डायरेक्शन कोसाइन की अगर हम लोग यहाँ से बात करें, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, तो डायरेक्शन कोसाइन हमारा एल एम और एन होता है, जहाँ पे एल बराबर क्या होगा, एल बराबर एक्स अपॉन अंडर रूट ना, मतलब या फिर आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा, जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, अलग अलग ऐसे एक्चुअली होता है, एल एम एन होता है। यहाँ एल का वैल्यू हो गया, उसी तरह से फिर हम यहाँ से अगर हम एम की बात करें, तो m बराबर भी हो जाएगा y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर ए है, यहाँ वेक्टर ए रहेगा, और n बराबर भी क्या हो जाएगा हमारा z अपॉन क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते इस तरह से, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर। तो यहाँ जो आई जे के का कॉफिशिएंट होता है वो क्या कहलाता है, डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। अगर एक वेक्टर ए गिवन है और ए वेक्टर ए में मान के चले एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, अगर यहाँ से डायरेक्शन रेशियो की बात करें, तो डायरेक्शन रेशियो जो आई जे के का कॉफिशिएंट होता है, इसको डायरेक्शन रेशियो के नाम से जानते हैं। और डायरेक्शन कोसाइन हम लोग एल एम एन से इंडिकेट इसको करते हैं। अब एल की बात अगर हम लोग करें, तो एल बराबर एक और हम लोग मानते हैं वैल्यू, क्या मानते हैं, तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में से लिखा हुआ है, एल बराबर हम लोग कॉस अल्फा मानते हैं ना, एम बराबर हम लोग कॉस बीटा मानते हैं, और एन बराबर हमारा हम लोग कॉस गामा मानते हैं। तो इस तरह से भी आप मान सकते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि द एंगल अल्फा बीटा गामा मेड बाय द वेक्टर आर, बोल रहा है कि अल्फा बीटा गामा जो है एक वेक्टर आर का निर्माण करता है विद द पोजीशन डायरेक्शन, कैसा डायरेक्शन है, ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली, आर कॉल्ड द डायरेक्शन एंगल। इसको क्या नाम से हम लोग जानते हैं, तो डायरेक्शन एंगल के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर आगे से भी लिखा हुआ कि द कोसाइन वैल्यू ऑफ द दिस एंगल दैट इज कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। इसको क्या नाम से हम लोग जानते हैं, डायरेक्शन कोसाइन के नाम से, क्योंकि कॉस जो होता है वो कोसाइन का ही शॉर्ट फॉर्म होता है ना, इसी को हम लोग कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन के नाम से जानते हैं। जहाँ कॉस अल्फा को हम लोग एल से इंडिकेट करते हैं, एम बराबर हो जाता है हमारा कॉस बीटा, और एन बराबर होता है हमारा कॉस गामा, या फिर एल बराबर एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाता है, एम बराबर वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए होता है, और एन बराबर हमारा क्या होता है, जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए हो जाता है। तो इस तरह से आप डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन यूजुअली डिनोटेड बाय एल एम एंड एन। चलिए अगर हम लोग यहाँ से अगर एक क्वेश्चन ले, इसमें देख लेते हैं अगर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। जैसे मान ले अगर हम लोग यहाँ से एक क्वेश्चन ले लें, क्या करें, क्वेश्चन ले, जैसे अगर मान के चलिए आपके पास एक वेक्टर है, एक वेक्टर है जिसमें आपका 2i प्लस 3j और प्लस मान लीजिए हम लोग यहाँ से लिख दिए 6 का गिवन है। तो अगर मान के चले हम लोग यहाँ से अगर मान ली इसको हम लोग डायरेक्शन रेशियो की अगर हम लोग बात करें, तो क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्शन अगर रेशियो की बात करें तो डायरेक्शन रेशियो हमारा क्या होगा, तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। और अगर हम लोग पहले यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल ले, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब x का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, तो कितना हो जाएगा हमारा 9 4 13, 36 और 13 कितना हो जाएगा हमारा 49, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 है, जो कि 9 6 15 4
अब उसी तरह से हमको निकालना है डायरेक्शन, क्या निकालना है हम लोग को, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन एल एम और क्या निकालना है एन। तो एल बराबर अभी हम लोग का फॉर्मूला पढ़े हैं, एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए पढ़े थे। एक्स का वैल्यू हमारा 2 है तो 2 मैग्नीट्यूड ए का मान कितना हमारा, और एम बराबर वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए पढ़े हैं, मतलब कि 3/7 हो जाएगा। और जेड बराबर इसके बराबर एन बराबर क्या पढ़े हैं, जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए पढ़े हैं, तो क्या हो जाएगा इसके बराबर हमारा 6/7। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो जो होता है हमारा कोएफिशिएंट ही हो जाता है आईजे के का, और डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो डायरेक्शन कोसाइन में आपको जो इसका डायरेक्शन रेशियो होता है उसके नीचे जस्ट क्या लग जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे हेडिंग्स बना हुआ हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में पहला वेक्टर हमारा है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को हम लोग नल वेक्टर के भी नाम से जानते हैं। कौन सा वेक्टर, नल वेक्टर। नल वेक्टर होता क्या है, तो वैसा वेक्टर लिखा हुआ है कि अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड। कोइंसाइड बोले तो जैसे एक अगर एक पॉइंट है तो इसका इनिशियल का भी काम वही काम करेगा और टर्मिनल का भी वही काम करेगा। तो इस कंडीशन में इसका कोई डिस्टेंस नहीं हो जाएगा, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा उस वेक्टर को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर के नाम से हम लोग जानेंगे। तो लिखा हुआ है कि अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर और नल वेक्टर एंड इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं जीरो वेक्टर्स। फिर आगे लिखा हुआ है कि जीरो वेक्टर्स कैन नॉट बी असाइन्ड अ डेफिनिट डायरेक्शन एज इट हैज जीरो मैग्नीट्यूड और alternatively otherwise it may be regarded as having the direction the वेक्टर ए बी ए फिर ए बी बी रिप्रेजेंटेड द जीरो वेक्टर। जैसे अगर मान लिया हमारा एक यहाँ पे लाइन दिया और यहाँ पे ए है, अगर हम बोले कि ए वेक्टर निकालिए तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जीरो वेक्टर, चूंकि यहाँ से यहाँ के बीच कोई डिस्टेंस ही नहीं है। तो जब तक डिस्टेंस नहीं रहेगा, मतलब कि अगर जो डिस्टेंस या लेंथ निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ से ए बी की बात करें तो ए बी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से यहाँ तक कुछ लेंथ इसका रहेगा, इसका यहाँ पे पोजीशन दिया हुआ रहेगा, ए का कोऑर्डिनेट कुछ रहेगा और हमारा मान यहाँ पे बी है तो बी का कोऑर्डिनेट रहेगा। तो ए बी का यहाँ से अगर हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालें और यहाँ से अगर हम लोग ए बी का फिर मैग्नीट्यूड निकाल दें तो एक तरह से जो मैग्नीट्यूड निकलता है ना ए और बी के बीच का क्या निकलता है, लेंथ निकल जाता है। क्या निकलता है, लेंथ, लंबाई को निकालते हैं हम लोग। तो जब ए ही ए रहे या बी भी रहे, मतलब उसी पॉइंट पर रहे, तो इसका कोई ट्रेवलिंग है ही नहीं, मतलब जहां था वहीं रहेगा। तो उस कंडीशन में उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो उसी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर के नाम से जानते हैं। सेकेंड है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में क्या होगा, तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाए, 1 आ जाए, जिस वेक्टर का क्या आ जाए मैग्नीट्यूड 1, तो लिखा भी हुआ है या वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी is called unit vector. The unit vector in the direction of the given direction, given vector, vector A is denoted by, इसको हम लोग a कैप के भी नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, a कैप। जहां अगर मान लीजिए जैसे हम लोग i लिखते हैं तो i के ऊपर कैप लगाता है, क्योंकि इसका कैसा है, तो ये यूनिट वेक्टर हमारा है। कैसा है, यूनिट वेक्टर। अगर उसी तरह से a के वेक्टर अगर a के ऊपर अगर हम लोग कैप लगा दें तो इसको हम लोग यूनिट वेक्टर के नाम से जानते हैं। को इनिशियल में क्या होता है कि जैसे हमारे पास अगर दो वेक्टर है, यहाँ पे मान लिया यहाँ पे पॉइंट हमारा एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो एक वेक्टर का नाम हमारा ए और एक वेक्टर का नाम बी है, तो दोनों का इनिशियल पॉइंट अगर एक ही है तो उस कंडीशन में दोनों वेक्टर एक दूसरे का क्या कहलाएगा, को इनिशियल वेक्टर कहलाता है। तो लिखा हुआ है कि टू और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट। जैसे मान लीजिए इस तरह से अगर हम लोग एक वेक्टर बना यहाँ पे ना, और यहाँ पे हम लोग नाम दे दिए इसका पॉइंट का बी, तो इसका भी देखिए इसका इनिशियल पॉइंट भी यही है और इसका भी इनिशियल पॉइंट हमारा यही है, और इस वेक्टर का हम लोग नाम दिए और इस वेक्टर का नाम दे दिए बी। तो हमारा ए और बी कैसा वेक्टर हो गया, इनिशियल वेक्टर हो जाएगा। कोई इनिशियल वेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वही चीज बोल रहा है कि टू और मोर वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट्स आर कॉल्ड
को इनिशियल वेक्टर, मतलब दो वेक्टर का अगर इनिशियल प्रारंभिक बिंदु सेम है तो उस कंडीशन में दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे, को इनिशियल वेक्टर कहलाते हैं। आगे हम लोग एग्जांपल्स भी लिए हैं। नेक्स्ट है कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है, तो बोल रहा है कि टू और मोर वेक्टर्स ना आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन irrespectively of their magnitude and the direction। बोल रहा है कि अगर दो वेक्टर है, दो वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर बोलेंगे। कब, तो दोनों एक दूसरे के अगर क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए ना, पैरेलल हो जाए तो उस कंडीशन में दोनों वेक्टर क्या कहलाएगा, कोलिनियर। नेक्स्ट है इक्वल। इक्वल में क्या होगा, तो इसमें जैसे कोलिनियर में डायरेक्शन चेंज भी हो सकता है। लिखा हुआ है कि टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे हम लोग, ये जो वेक्टर रहेगा वो इक्वल वेक्टर कहलाएगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा, ये इक्वल वेक्टर। एंड इसी में लिखा हुआ कि डायरेक्शन regardless of the position of their initial points and written as a equal to b। नेक्स्ट है निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर अगर जैसे मान ली कोई वेक्टर है जिसको माइनस लगा देंगे तो निगेटिव हो जाएगा, तो लिखा हुआ जस्ट मतलब अपोजिट डायरेक्शन। अगर ए वेक्टर है का अगर हमको निगेटिव लगाना है तो माइनस ए वेक्टर, जैसे एक वेक्टर मान ली इधर जा रहा है, इसका निगेटिव अगर निकालना है तो डायरेक्शन केवल चेंज हो जाएगा। तो लिखा हुआ है कि अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज द सेम as of the given vector say AB but direction is opposite to that of it is called negative vector। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि AB वेक्टर हमारा यहाँ बी है तो इसका निगेटिव निकालना है तो माइनस लग जाएगा, तो निगेटिव निकल जाएगा। मतलब केवल माइनस लगा दीजिए, डायरेक्शन सेम नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम रहे, डायरेक्शन अलग हो जाए तो उस कंडीशन उस वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव वेक्टर। चलिए यहाँ पे देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, इसमें हम लोग को डिस्कस करना है कि कौन सा वेक्टर नेगेटिव है, कौन सा वेक्टर कोलिनियर है, कौन वेक्टर क्वांटिटी है और कौन हमारा स्केलर क्वांटिटी है। तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। लिखा हुआ है कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक जैसे क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि इसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के माध्यम से। 40 किलोमीटर चल रहा है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। वेस्ट ऑफ साउथ मतलब समझ रहे हैं, जैसे हमारा ये ग्राफ है तो ग्राफ में हमारा इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, मतलब पूरा पश्चिम, और इधर नॉर्थ होता है, हमारा इधर साउथ होता है। अब किधर जाना हमारा हमको लोग को तो हम लोग को जाना है 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो 30 डिग्री जैसे हम लोग जानते हैं किधर एंगल हम लोग मेजर करते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज भी लेके चल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अब 30 डिग्री यहाँ चल रहा है तो 30 डिग्री इधर आएगा, तो 30 डिग्री यहाँ पे हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। वो यहाँ पे आंसर, अब ये कहाँ तक आया है तो 40 किलोमीटर, तो यहाँ से 40 किलोमीटर दिखा देंगे। यहाँ हमारा ओ है, हमारा इसका नाम दे सकते हैं कि टी पॉइंट है। फिर नेक्स्ट है क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर ना, स्केलर एंड वेक्टर, इसको मेजर करके बताना है कौन सा। जैसे 5 सेकेंड है तो 5 सेकेंड में देखिए इसमें तो एक यूनिट क्वांटिटी नजर आ रहा है कि 5 लिखा हुआ, लेकिन इसमें डायरेक्शन कोई नजर आ रहा है क्या, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कैसा होता है, स्केलर भी होता है। टाइम भी कैसा होता है, स्केलर हो जाता है। 10 न्यूटन, जैसे बल लगा तो बल में भी डायरेक्शन नहीं होता, बल भी कैसा होता है, सॉरी फोर्स में डायरेक्शन होता है ना, फोर्स कैसा हो जाएगा यूनिट, तो फोर्स हमारा हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। उसी तरह से फोर्थ नंबर दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब आप चल रहे हैं ना 30 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें डायरेक्शन का कोई मेंशन नहीं, इसलिए स्केलर क्वांटिटी हो गया। नेक्स्ट है पांचवा नंबर, पांचवा नंबर में हमारा 10 सेंटीमीटर 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ये दिया हुआ है डेंसिटी, यह भी स्केलर क्वांटिटी होता है। 20 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा वेग है, तो वेग क्या हो जाता है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसलिए यहाँ पे वेक्टर और स्केलर को हम लोग केवल डिसाइड करना था, डिसाइड कर चुके हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे एक और है, एक और लेके चले हैं, इसमें हम लोग को डिफाइन करना है कोलिनियर कौन है, इक्वल कौन है और कोइनिशियल कौन है। तो पहला है देखिए हमारा कोलिनियर।
से कोलिनियर अगर हम लोग बात करें तो ए सी और डी है। यहाँ पे देखना है कोलिनियर, कोलिनियर का कंडीशंस क्या बताया कि कोलिनियर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड सेम आ जाना चाहिए। तो जैसे हमारा यहाँ पे ए है, सी है और यहाँ पे देखिए डी लिखा हुआ है, ये आपस में क्या है कोलिनियर, एक लाइन के चलते कोलिनियर हो गया, प्लस में पैरेलल भी इसके चलते क्या हो गया कोलिनियर। तो हमारा वेक्टर सी, वेक्टर ए और वेक्टर डी ये क्या हो जाएगा कोलिनियर। तो यहाँ पे देखिए कोलिनियर का कंडीशन है। इक्वल की बात करें तो इक्वल में देखिए हमारा वेक्टर ए और वेक्टर सी इक्वल होगा, वेक्टर ए और वेक्टर सी, चूंकि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। कोई इनिशियल में देखिए इसका सबका इनिशियल पॉइंट ये इधर हो गया, यहाँ से मतलब कि बी सी डी कैसा हो गया हमारा कोई इनिशियल पॉइंट, कोई इनिशियल वेक्टर हो गया। तो कोलिनियर, इक्वल और कोइनिशियल ये तीनों वेक्टर अभी हम लोग डिसाइड किए। कोइनिशियल में क्या होगा सबका प्रारंभिक मतलब इनिशियल पॉइंट सेम होगा, इक्वल में दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा, और कोलिनियर में डायरेक्शन सेम होना जरूरी नहीं है, पैरेलल होना चाहिए और एक लाइन पे होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग कोलिनियर, जिसको समरेख के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट है, आगे हम लोग चर्चा करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। तो थोड़ा हम लोग बैटरी चेंज कर लेते हैं। चलिए तो अभी हम लोग देख रहे हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर ना। अगर जैसे आपके पास अगर दो वेक्टर है तो दोनों वेक्टर को आप किस तरह से ऐड करिएगा उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो लिखा हुआ है कि गिवन वेक्टर ओए इक्वल टू ए है और एक ए बी वेक्टर जिसका वैल्यू क्या दिया हुआ बी। बोल रहा है कि देयर सम ऑफ रिजल्टेंट इज डिफाइंड एज वेक्टर ओबी एंड we retain OB equal to OA plus AB या A plus B. This is called triangle of addition of two vectors. इसको कौन सा लॉ बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल लॉ के नाम से जानते हैं। जैसे अगर मान के चलिए हमारे पास यहाँ पे दो वेक्टर गिवन है ना, एक वेक्टर हमारा A है और एक वेक्टर हमारा क्या है यहाँ पे B। तो ये मान के चलिए या फिर जैसे मान ले चलिए यहाँ से ये जा रहा है तो ये हमारा ये गया, इधर से हमारा ये हो गया, इसको हटाते हैं ऊपर वाला को या किसी को भी आप हटा सकते हैं जिधर से रखना चाहें। तो अगर हम लोग यहाँ से इस वेक्टर की बात करें तो इस वेक्टर जो हमारा ये रहेगा ये क्या कहलाएगा वेक्टर ए प्लस बी कहलाएगा। तो इसको ट्रायंगल लॉ के नाम से जानते हैं, या फिर जस्ट आप इसको इधर भी रख सकते हैं। आपको अगर मन है कि आप इधर से रखें तो आप इधर से भी रख सकते हैं, आगे चल करके देखिए बताया भी हुआ है यार। अभी यहाँ हमारा मान के चलिए वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है। अब इसको मान लिया हम लोग यहाँ से ऐड किया तो इस वेक्टर का हम लोग क्या नाम दे देंगे वेक्टर ए प्लस बी। तो वही कह रहा है। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप कंपोनेंट लिख दिए हैं उसका, जैसे अगर आपके पास मान लीजिए वेक्टर ए है, वेक्टर ए में हमारे पास 2i प्लस 3j और प्लस मान लीजिए आपके पास k है, और एक वेक्टर आपके पास b है, b वेक्टर है, इसमें मान के चलिए आपके पास 4i प्लस 3j और प्लस मान के चलिए यहाँ से 2k है। अगर हम लोग यहाँ से वेक्टर a प्लस वेक्टर b करें तो i को i के साथ ऐड करेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6i, j को j के साथ 3 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 6j। उसके बाद k को k के साथ मतलब कि 2 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 3k। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैरेललोग्राम ला। तो पैरेललोग्राम में हमारे पास 3 वेक्टर रहेगा उस तरह से। तो लिखा हुआ है कि एडिशन ऑफ वेक्टर स्टेट्स that is OABC na is parallelogram, then the sum of vector OA and OC is the vector OB. In general we have polygon law of addition of vectors which states if OA1 A2 dot A is polygon then sum of vector OA1 A2 फिर उसके बाद an-1 n is OAN। कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में वेक्टर एडिशन का प्रॉपर्टी में बोल रहा है
प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर आगे लिखा फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है। ये कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है कि अगर इस दो वेक्टर को आप ऐड किए तो ए प्लस बी करिए चाहे आप बी प्लस ए करिए, दोनों का वैल्यू बराबर होगा। इसको कम्यूटेटिव लॉ के नाम से जानते हैं। एसोसिएटिव लॉ भी इसमें एडजस्ट होता है, जैसे ए प्लस बी फिर बाद में सी जोड़िए और बी प्लस सी जोड़ के बाद में ए जोड़िए, तो इसको एसोसिएटिव लॉ के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर आगे लिखा हुआ इसमें कि फॉर एनी वेक्टर ए वी हैव ए प्लस जीरो या जीरो प्लस ए, मतलब जीरो वेक्टर अगर उसमें आप ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, वेक्टर यही रह जाएगा। तो यहाँ पे जो जीरो है यहाँ पे इसको हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं। जीरो वेक्टर क्या कहलाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। क्योंकि आइडेंटिटी में आइडेंटिटी जो होता है वो किसी भी वेक्टर में ऐड करिए चाहे मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लिकेशन अगर पढ़ेंगे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, मतलब जो वैल्यू है वही रह जाता है। तो उस कंडीशन में उसका वो आइडेंटिटी कहलाने का काम करता है। तो यही पे यहाँ पे जैसे देख रहे हो कि वेक्टर ए में अगर हम लोग जीरो वेक्टर जोड़ दें या पहले जीरो वेक्टर जोड़ करके वेक्टर ए को जोड़े तो वेक्टर ए में कोई चेंजेस नहीं होता, इसलिए जीरो जो है यहाँ पे वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे वही देखिए दिया हुआ है पहला हमारा यहाँ पे दिस इज नोन एज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर। ट्रायंगल लॉ जैसे हम यहाँ पे देख रहे होंगे कि जैसे इस वेक्टर का नाम हम लोग दे दिए ए और यहाँ से इस वेक्टर का नाम हम लोग दे दिए बी। इस कंडीशन में ए सी जो होगा वेक्टर ए प्लस क्या कहलाए, बी कहलाए। तो यहाँ पे से देख रहे होंगे वेक्टर ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, मतलब ए बी प्लस बी सी यहाँ पे लिखा हुआ। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये वेक्टर है और हमारा एक वेक्टर बी है। अब ई वेक्टर क्या कहलाया, तो वेक्टर ए प्लस बी कहला गया। उसी तरह से डायरेक्शन अगर उल्टा हो जाए से, अब इधर इधर गया तो पॉजिटिव है, अगर इधर आ गया तो क्या हो गया नेगेटिव डायरेक्शन, तो यहाँ ए माइनस बी हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट है पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ में भी देखिए हमारे पास यहाँ पे वेक्टर्स गिवन है। पॉलीगन मतलब वही एसोसिएटिव लॉ यहाँ होल्ड करेगा कि ए प्लस बी और प्लस अगर हम लोग सी करते हैं तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। तो खैर ये तो पहले हमारा यहाँ पे जस्ट उल्टा वाला दिया हुआ है, जैसे नीचे का चीज ऐसे यहाँ पे पॉलीगन लॉ वाला। कम्यूटेटिव लॉ देखिए, कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ में जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो होगा वो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए के इक्वल होगा ना, वेक्टर ए प्लस बी। अब जैसे इधर ए और इधर ए है हमारा, इधर बी है, तो पहले ए और बी को जोड़े हैं तो यहाँ पे बी प्लस ए हो गया क्योंकि पहले बी फिर बाद में, और यहाँ से ये बी ए प्लस बी, चूंकि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में सामने का साइड जो क्या होता है इक्वल होता है। एसोसिएटिव देखिए यहाँ पे, एसोसिएटिव यहाँ पे तीन वेक्टर्स को लेकर के बनाया गया है। ए प्लस बी को जोड़ दिया है और फिर यहाँ पे सी ऐड हो गया, तो ए प्लस बी यहाँ जो है ए प्लस बी और फिर इस वेक्टर को जोड़ करके यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बना दिया। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी आपका गिवन है वेक्टर ये है हमारा और ये वेक्टर बी है और हमारा वेक्टर सी है। तो यहाँ से अगर हम लोग इस ये दोनों वेक्टर जोड़े तो बी प्लस सी बन गया और फिर बी प्लस सी को हम लोग ए को साथ जोड़ दिया तो यहाँ बन गया बी प्लस। मतलब कि पहले देखिए जो कलर किया हुआ पहले इस पे काम किया और सेकंड में इस पे काम किया। इसमें देखिए फर्स्ट में जो कलर किया इसके ऊपर काम किया गया, बी और सी को जोड़ा गया और बाद में फिर इसके साथ मतलब ए को जोड़ दिया गया। तो अभी हम लोग जस्ट देखें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की ए प्लस बी और प्लस सी के बराबर होता है ए वेक्टर और प्लस में बी प्लस सी हो जाता है हमारा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट जो हमारा पेज है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। जैसे कोई अगर एक वेक्टर है, अगर उसमें कोई एक स्केलर वैल्यू से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या कंडीशंस होगा इसके लिए देखिए। तो लिखा हुआ है कि इफ k बी अ स्केलर क्वांटिटी, k एक स्केलर है एंड a बी द एनी नॉन जीरो वेक्टर, और a क्या है आपका नॉन जीरो वेक्टर है, तो उस कंडीशन में अगर हम उस k से मल्टीप्लाई करें वेक्टर a में तो बोल रहा है कि अ वेक्टर होस मैग्नीट्यूड इज k into वेक्टर a ना is given as magnitude of k और magnitude of a and whose direction is given as, क्या डायरेक्शन होगा। तो पहला जैसे पहले तो इसको समझिए कि अगर आपके पास एक वेक्टर a गिवन है जिसमें हमारा वैल्यू है i प्लस 2j और मान लिया प्लस यहाँ से 3k गिवन है। अब हम लोग क्या किए कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इस वेक्टर में हम लोग कितना से मल्टीप्लाई किया 2 से, तो इसका सभी मेंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि यहाँ से हो जाएगा 2i 4j और प्लस क्या हो जाएगा हमारा 6k। अब इसमें कंडीशंस है कि अगर k जो है ना वो 0 से बड़ा रहा
तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब के जो होगा वो एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा। लेकिन अब अगर के बराबर 0 है तो के इज नॉट डिफाइन, मतलब के डिफाइन नहीं कर सकते, चूंकि क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू, ये क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन अगर के लेस हो जाए 0 से तो डायरेक्शन जस्ट चेंज हो जाएगा, -2 से करेंगे तो सब में क्या ऐड हो जाएगा माइनस, मतलब पहले से वेक्टर ये था, फिर क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव ये हो जाएगा। तो वही कहना चाह रहा है कि अगर के 0 से बड़ा रहा तो जैसा ए का डायरेक्शन है के का डायरेक्शन सेम होगा। अगर के बराबर 0 हो गया तो के डिफाइन नहीं कर सकते, और के अगर लेस देन 0 है तो ए के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ ए के जस्ट अपोजिट, मतलब पहले ही ए है तो यहाँ क्या हो जाएगा के नेगेटिव हो जाएगा हमारा। कुछ प्रॉपर्टी है लिखा हुआ कि द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर इज अ स्केलर टुगेदर कंस्टिट्यूट द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा सकते हैं यहाँ से, क्या है तो के प्लस ए में है तो यहाँ से हम लोग ए को कॉमन लेकर के प्लस ए रख सकते हैं, या के को अगर मल्टीप्लाई करें वेक्टर ए प्लस बी में तो के प्लस के भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। आगे है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर में जैसे लिखा हुआ है टू डायमेंशन में, टू डायमेंशन में क्या हमारा है तो लिखा हुआ है कि लेट अ पॉइंट पी इन अ प्लेन, एक प्लेन है पॉइंट पे, जैसे मान के चले हम लोग यहाँ पे इस तरह से प्लेन गिवन है ना, ये टू डायमेंशन है हमारा, तो यहाँ पे पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट आपका एक्स कॉमा वाई हो गया, और यहाँ पे हमारा ओरिजिन है जिसका पॉइंट हम लोग क्या रख लिए, मतलब कोऑर्डिनेट 0 0 रख लिए। तो फिर आगे इसमें बोल रहा है कि जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, और ओपी हमारा जो ओपी बराबर, अगर हम लोग ओपी की बात करें तो ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, तो बस वही निकाल सकते हैं आप, x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 0 इंटू वाई हो जाएगा, और y माइनस 0 इंटू में k हो जाएगा। तो ओपी वेक्टर की बात करें तो हमारा क्या बना x प्लस वाई से बन जाएगा। फिर आगे जहाँ पे लिखा हुआ है कि वेयर आई एंड जे जो है वो कैसा वेक्टर रहता है ओ एन, और फिर लिखा हुआ है कि ओ एन वेक्टर अलोंग ओ एक्स एंड ओ वाई, मतलब आई जो है वो ओ एक्स पे इंडिकेट कर रहा है, आई जो हमारा ओ एक्स पे इंडिकेट कर रहा है, जे जो हमारा वो ओ वाई को इंडिकेट कर रहा है रेस्पेक्टिवली। देन अब इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकाले तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, अगर हम लोग ओपी का मैग्नीट्यूड निकालें तो ओपी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो अभी जस्ट हम लोग देखें कि ओपी यहाँ से ओपी का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकाले तो क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ आई मतलब एक्स का स्क्वायर और जे का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, इस तरह से हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये टू डायमेंशनल के लिए। उसी तरह से आगे देखते हम लोग थ्री डायमेंशनल। थ्री डायमेंशनल में क्या होगा, तो हमारे पास यहाँ पे एक्सिस का संख्या 3 हो जाएगा, एक्स वाई एंड जेड 3 एक्सिस होंगे। तो देखिए यहाँ हेडिंग से बनाया 3 एक्सिस, लिखा हुआ है कि लेट ए पॉइंट P इन अ स्पेस, P एक पॉइंट है स्पेस में जिसमें जिसका कोऑर्डिनेट x y z गिवन है, जहाँ पे OP इक्वल टू xi प्लस yj प्लस z के गिवन है ना, xi प्लस yj प्लस z के गिवन है, वेयर I j के आर यूनिट वेक्टर अलोंग ox oy और oz, मतलब ये तीनों का रेस्पेक्टिवली। देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज रेस्पेक्टिवली ना 0 इज गिवन बाय ओपी और इसका वेक्टर आर नाम दिया जिसमें एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के गिवन है। फिर लिखा हुआ दिस इज फ्रॉम द ओपी इज कॉल्ड कंपोनेंट हेयर एक्स कॉमा वाई, यहाँ प्लस नहीं है, कॉमा वाई एंड जेड आर कॉल्ड द स्केलर कंपोनेंट। यहाँ पे एक्स वाई जेड जो है वो कैसा है, स्केलर कंपोनेंट का काम कर रहा है, एंड एक्स आई वाई जे एंड जेड के आर कॉल्ड वेक्टर कंपोनेंट। अगर जैसे मान लें हम लोग केवल एक्स वाई जेड लिखे तो स्केलर कंपोनेंट कहलाएगा, लेकिन अगर हम लोग यहाँ से एक्स आई वाई जे ना और जेड के मतलब उसमें वेक्टर ऐड कर दे तो क्या कहलाएगा, वेक्टर कंपोनेंट। आगे लिखा हुआ कि समटाइम एक्स वाई एंड जेड आर आल्सो टर्म्ड एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ना, इसको क्या नाम से और जानते हैं, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के नाम से जानते हैं। द लेंथ ऑफ द वेक्टर आर बराबर एक्स आई माइनस वाई जे माइनस जेड के ना, गिवन बाय वेक्टर आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो इसको लिखा है क्या, हम लोग प्लस ही हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ नहीं रहेगा, ये केवल निकल जाएगा इसका मैग्नीट्यूड,
आगे इसी में लिखा हुआ कि इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स इन गिवन कंपोनेंट्स a1i a2j और a3k और b1i b2j b3k रेस्पेक्टिवली, देन अब इस कंडीशंस में क्या आगे दिया हुआ इसको देख लेते हैं थोड़ा। बोल रहे हैं कि द सम क्या होगा, तो a1 b1 के साथ a2 b2 के साथ और a3 b3 के साथ, वही सम किया i को i के साथ और j को j के साथ, k को k के साथ। अगर डिफरेंस करना है तो डिफरेंस भी कर सकते हैं, इक्वल करना है तो इक्वल भी कर सकते हैं। a1 जो होगा a2 का इक्वल होगा, b1 b2 का इक्वल होगा ना, यहाँ पे a1 है, a1 a2 का इक्वल, a1 b1 के a2 b2 का और a3 b3 का इक्वल होगा। तो उसी तरह से अगर हम कोई स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे तो तीनों में मल्टीप्लाई होगा, जैसा कि हम लोग जैसे अगर हमारे पास एक वेक्टर ए है तो अभी जस्ट देखें 2i + 3j और +7k है। अगर हम यहाँ से एक वेक्टर बी लेते हैं, वेक्टर बी हमारा i + 2j और माइनस मान लिया हमारा 3k, तो इस कंडीशन में अगर हम लोग वेक्टर a + b करें तो i को i के साथ, j को j को साथ, k के k को साथ, तो 2 और 1 3i हो जाएगा, 3 और 2 हमारा 5j हो जाएगा हमारा, और 7 में से 3 घट जाएगा ना, तो मतलब हो जाएगा हमारा कितना 4k हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग वेक्टर a माइनस वेक्टर b करते हैं तो वेक्टर a माइनस बी मतलब 2 में से 1, i केवल बचेगा, 3 में से 2 प्लस j हो जाएगा, 7 में से 3 तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, मतलब 10k हो जाएगा। तो इस तरह से ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर कोई वेक्टर ए में या बी में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी जो i j k का कोएफिशिएंट है वो सभी में मल्टीप्लाई होता है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पे गिवन है कि P1 में पॉइंट है x1 y1 z1 और एक P2 पॉइंट हमारा यहाँ पे है, P2 पॉइंट है x2 y2 z2 और एनी टू पॉइंट्स देन द वेक्टर ज्वाइनिंग ना, यहाँ पे चूंकि हेडिंग से बना हुआ है वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स का, तो यहाँ से P1 और P2 को अगर आप ज्वाइन करिएगा तो P1 P2 बराबर OP2 माइनस OP1 होता है, और इसका मैग्नीट्यूड करें तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z2 का होल स्क्वायर होता है। जैसे कि अगर मान के चलिए हमारे पास यहाँ पॉइंट्स है ना, इसका कोऑर्डिनेट्स गिवन है वेक्टर ए का और वेक्टर बी का, तो या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको हटाते हैं जो कि वेक्टर में है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग जानते हैं, मान के चलिए यहाँ पे एक्सिस होता है एक्स वाई जेड ना, इस तरह से ये एक्स हो गया, वाई हो गया, हमारा भी जेड हो गया, 2 पॉइंट्स हमारा गिवन है यहाँ से, इसका नाम हम लोग P1 दे दिया, इसका नाम दे दिया P2। अब ये दोनों का पॉइंट गिवन है x1, या फिर मान ले हम लोग ऐसे नंबर्स लिख लेते हैं जैसे 2 3 4 इस तरह से, और इसका दे दिए हम लोग मान के चलिए 1 2 और यहाँ से 3 दे दिए। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ से वेक्टर P1 P2 निकाले तो 10, अब जैसे मान ले P1 P2 तो P2 में से P1 को घटाना है, मतलब माइनस आई हो जाएगा, P2 में से P1 को घटाना है जस्ट यहाँ से यहाँ, तो माइनस आई हो जाएगा, 2 में से 1 घटेगा, 1 में से 2, 2 में से 3 घटेगा तो यहाँ से माइनस जे हो जाएगा, वेक्टर में डायरेक्ट 3 में से 4 घटेगा तो माइनस के हो जाएगा हमारा। इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना रहे तो जो भी इसका कोएफिशिएंट है 1 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का ही स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला की बात करें तो सेक्शन फार्मूला 3 ठो होता है हमारा, इंटरनल एक्सटर्नल और मिड पॉइंट पे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि व्हेन r इज डिवाइड PQ इंटरनली, मतलब अंदर में अगर डिवाइड करते हैं, जैसे एक लाइन है यहाँ पे, अब इसको m और इसको n में डिवाइड कर दिया एक AB को, तो इसके लिए हम लोग सेक्शन फार्मूला क्या यूज करते हैं, MB अपॉन NA और अपॉन M प्लस N। अगर एक्सटर्नली है तो वेक्टर R बराबर MB माइनस NA अपॉन में M माइनस N, और अगर मिड पॉइंट पे कर रहा है तो वेक्टर B प्लस A को जोड़ करके दूसरे डिवाइड कर देना है। तो फिलहाल इसके लिए हम लोग केवल फॉर्मूला यूज किए हैं, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जब प्रीवियस शेयर करेंगे वहीं पे, क्योंकि अभी थोड़ा सा कम समय में करना है, तो अभी इसके बाद हम लोग का 2-3 चैप्टर और बचेगा। नेक्स्ट है वेक्टर ज्वाइनिंग ऑफ टू पॉइंट ना, वेक्टर ज्वाइनिंग ऑफ टू पॉइंट्स। तो पहला है स्केलर प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर। टू वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो लिखा हुआ है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b इज गिवन बाय a डॉट b।
क्या पढ़ेंगे इसको, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, तो हमारे पास जो ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इंटू में क्या हो जाता है हमारा कॉस थीटा, वेयर थीटा जो रहेगा वो लेस इक्वल रहेगा किसी वेक्टर ए इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, जहाँ थीटा क्या रहेगा तो वेक्टर ए और बीच का एंगल रहेगा, जहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो रहेगा वो जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो हो जाएगा तो पूरा का पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। कुछ प्रॉपर्टीज है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ ए करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ सॉरी ए डॉट बी जो होता है बी डॉट ए के इक्वल होता है ना, ए डॉट ए करिएगा तो ए डॉट का होल स्क्वायर, ए डॉट बी डॉट ए का इक्वल होता है, ए डॉट बी अगर जीरो है तो इस कंडीशन में क्या होगा, या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा, या फिर थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा 90 डिग्री होगा, कितना हो जाएगा थीटा बराबर 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का कंडीशन सही है। नेक्स्ट है कि ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी लिख सकते हैं, ए डॉट सी लिख सकते हैं ना, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के नाम से हम लोग जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है ना। फिर आगे स्केलर प्रोडक्ट, आगे लिखा हुआ कि अगर लेमडा से आप इसमें करते हैं तो किसी एक के साथ आप लेमडा को रख सकते हैं, दोनों के साथ नहीं रखना है। नेक्स्ट है आई जे के आर तीनों यूनिट वेक्टर है तो उस कंडीशन में आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के का वैल्यू 1 होता है, या फिर आई डॉट जे जे डॉट के और के डॉट आई अगर करेंगे मतलब अदर के साथ क्या हो जाएगा जीरो। फिर आगे लिखा हुआ है कि एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स, अगर दो नॉन जीरो वेक्टर के बीच एंगल निकालना है तो बस यही फॉर्मूला से निकलता है, ए डॉट बी बराबर कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो करेंगे तो a1 b1 a2 b2 a3 b3 और फिर नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड निकाला हुआ है। तो जैसे पहले हम लोग देख लेते हैं ए डॉट बी निकलता कैसे, उसको निकाल के देख लेते हैं हम लोग, यहाँ से एक पेज लेते हैं, हमारे पास क्या है तो हमारे पास जैसे एक वेक्टर गिवन है जैसे i प्लस 2j और प्लस 3k गिवन है, और एक वेक्टर हमारे पास b है जिसमें हमारे पास 2i हाँ प्लस में j और प्लस में हम लोग यहाँ से लिखे हैं 4, तो यहाँ से हम लोग अगर ए डॉट बी निकालते हैं, ए डॉट आई के साथ आई डॉट आई 1 होता है तो 1 इसका 1 है कोएफिशिएंट तो यहाँ से 2 हो जाएगा, प्लस 2 से जे में करेंगे 2 जे है और यहाँ पे जे है केवल तो यहाँ से भी 2 और 4 से 3 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, मतलब कि 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, ए डॉट बी इस तरह से निकाल सकते हैं। उसमें कंडीशंस दिया है, पहला कि ए डॉट बी जो होता है बी डॉट ए के इक्वल होता है, मतलब ए दोनों का मान बराबर होगा। इसके अलावा अगर ए को ए के साथ डॉट कराते हैं, ए डॉट ए करते हैं आप, ए डॉट ए करते हैं तो इस कंडीशन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सारा यहाँ पे देख रहे होंगे इस तरह से पूरा डिटेल्स बताया हुआ है, अगर स्केलर से करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आई डॉट ए रखना है कॉस थीटा बराबर, उसी तरह से अगर मान लिया बोल दिया कि इसका एंगल फाइंड आउट करिए, ए बी के बीच का एंगल फाइंड आउट करिए, तो ए बी के बीच का अगर एंगल हम लोग को फाइंड आउट करना होगा तो अभी जस्ट हम लोग देखें कि ए डॉट बी बराबर जो हमारा फॉर्मूला है वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इनटू में क्या हो जाता है हमारा कॉस थीटा, तो यहाँ से अगर हम लोग कॉस थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा ए डॉट बी और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा, तो ए डॉट बी तो हम लोग जस्ट निकाले कि 16 आ गया, अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा तो आई जे के कोएफिशिएंट का होल स्क्वायर करिए तो 1 प्लस 4 और प्लस 9 मतलब कितना हो जाएगा 9 4 13 और 1 14 रूट 14 आ जाएगा यहाँ से। मैग्नीट्यूड ऑफ बी की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2 का स्क्वायर 4, वो जे आपका 1 है कोएफिशिएंट 1 हो गया और 4 4 16, तो 16 4 20 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या हम लोग, तो वेक्टर ए डॉट बी का मान हमारा 16 आ गया और इसका वेक्टर कितना है 14 और इसका कितना हमारा है 21 है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब इसी को चाहे तो और तोड़ भी सकते हैं, चूंकि दोनों के ऊपर रूट है तो क्या आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा ऐसे, यहाँ से 16 हमारा हो गया और यहाँ से लिख सकते हैं इसको 7 गुना 2 और इसको लिख सकते हैं हम लोग 7 गुना 3, तो एक साथ दोनों में से बाहर आ जाएगा और 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इस तरह से आप इसका इतना वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो एंगल अगर फाइंड आउट करना है तो इस तरह से आप फाइंड आउट करने का काम
कर सकते हैं। आगे देखता हूँ, आगे हमारे पास है वही टू नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो बोल रहा है कि अगर दो और वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बोले तो कि दोनों के बीच एंगल कितना बनना है 90 डिग्री का, तो उस कंडीशन में ए डॉट बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। फिर अगर लिखा हो कि थीटा बराबर 0 है तो ए डॉट बी बराबर क्या होगा, जैसे अगर थीटा का मान 0 है तो ए डॉट बी बराबर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, वही बोल रहा है। थीटा बराबर अगर पाई, तो पाई मतलब कॉस पाई का वैल्यू हमारा क्या होता है, कॉस पाई -1 के बराबर होता है, तो मतलब कि माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा। ये चीज कहना चाह रहा है, क्योंकि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और यहाँ से कॉस थीटा, थीटा का मान पहला 90 मतलब परपेंडिकुलर के कंडीशन में कॉस 90 का मान 0 हो जाता है, 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, पाई रखिएगा तो -1 आएगा। तो वही यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है। आगे है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अ लाइन। प्रोजेक्शन क्या होता है, तो लिखा हुआ है कि इफ p be the unit vector along a line L, then the projection of a vector A on a line given by vector p, तो यहाँ से इसका होता है ना वेक्टर A डॉट p कैप, जहाँ पे p कैप बराबर क्या होता है, तो p कैप बराबर वेक्टर p अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p होगा। क्या हो जाएगा, p अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p। हाँ, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ही होता है वेक्टर p अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p। उसी तरह से अगर प्रोजेक्शन लिखा हुआ है कि प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर a देन द वेक्टर b अदर वेक्टर b गिवन बाय a डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ b, जहाँ पे a डॉट मैग्नीट्यूड का भी वैल्यू क्या लिखा हुआ है, तो b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b। हाँ, तो प्रोजेक्शन इस तरह से निकाल सकते हैं, या इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू में a डॉट b। फिर इसी में लिखा हो कि थीटा बराबर 0, देन बोल रहा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी विल बी ए बी इटसेल्फ थीटा इक्वल टू पाई, देन द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी विल बी बी है। जैसे कि मान लिया अगर थीटा का वैल्यू 0 है तो ए बी का प्रोजेक्शन ए बी ही रह जाएगा, और अगर पाई है तो ए बी का प्रोजेक्शन आपका बी ए हो जाएगा। थीटा बराबर π/2 या 3π/2, देन द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए बी विल बी 0 वेक्टर। अगर प्रोजेक्शन यहाँ पे क्या बोलते हैं π/2 हो जाता है, चूंकि cos 90 के मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है, ए डॉट बी निकालना ही ना होगा, तो ए डॉट बी में हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा उस कंडीशन में। 3π/2 के मान भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 पे 1 आएगा इसलिए वही रह जाएगा। और क्योंकि ए डॉट बी करने पे हमारा क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा लिखते हैं हम लोग। अब थीटा का मान 0 रखे तो कॉस 0 1 हो जाता है, इसलिए ए बी रह जाएगा, जैसा है वैसा ही रह जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ से पाई रखेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो वही चीजें कहना चाह रहा है। और अगर 90 हो जाए 270 हो जाए तो उस कंडीशन में 0 हो जाता है वैल्यू। ए डॉट बी बराबर ये होता है, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी, वही हो गया। ऑल्सो ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, या मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो अगर जैसे बोल रहा है कि अगर ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालिए, ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालिए, तो ए का प्रोजेक्शन अगर बी पे निकालने बोल रहा है तो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब जिसके ऊपर निकल रहा है उसका यूनिट वेक्टर। अगर बोला बी का ए पर निकालिए तो बी का ए पर निकालना होगा तो बी डॉट ए और मैग्नीट्यूड ऑफ ए करना होगा। इस बात पे ध्यान देना है, जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं। तो पहला लिखा हुआ है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर, दो एक वेक्टर गिवन है इसके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे अब यहाँ पे इसका एंगल हम लोग फाइंड आउट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट का ही कैसे, तो यहाँ से सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। सॉल्यूशन करते हैं कि हमारे पास वेक्टर ए गिवन है, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, जिसमें i -2j और +3 के गिवन है। वेक्टर बी है, वेक्टर बी में हमारे पास है 3i -2j और प्लस हमारे पास k गिवन है। तो हम लोग अभी जस्ट देखें कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इनटू में क्या होता है हमारा cos थीटा होता है। तो पहला तो काम हम लोग ए डॉट बी निकालने का काम करेंगे। ए डॉट बी करने पे 3 आई वाला आई के साथ मतलब 3 हो जाएगा, -2 +4 हो जाएगा, और 3 और k एक मिल करके हमारा 3 हो जाएगा, मतलब 3 3 6 4 10 हो जाएगा।
अब मैग्नीट्यूड ऑफ अगर ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा हमारा, 1 का आई का कॉफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर 1, जे का कॉफिशिएंट है -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और के का 3 है मतलब 9, तो कितना हो जाएगा 9 4 13 और 1 14 हो जाएगा हमारा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड आई का कॉफिशिएंट 3 9, जे का 2 4 और के का 1, कितना हो जाएगा 9 4 13 और 1 14 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, तो अब यहाँ से cos थीटा का अगर हम लोग वैल्यू निकाले तो cos थीटा बराबर क्या होगा हमारा ए डॉट बी और अपन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग फॉर्मूला करें तो ए डॉट बी का वैल्यू हमारे पास 10 है और इसका रूट 14 आया और इसका भी रूट 14 आया, मतलब 10/14, तो आप लिख सकते हैं 5/7। ये निकल गया हमारा cos थीटा का वैल्यू। मतलब कि अगर हम लोग यहाँ से थीटा का मान अगर निकालना होगा तो लिख सकते हैं cos इनवर्स 5/7। इस तरह से हम लोग एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन उसके ऊपर फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहला को हम लोग मान लेते हैं ए का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ i + 3j और +7 ना, और एक वेक्टर मान लेते हैं हम लोग इसको b, इसमें 7i - j और प्लस में हमारा क्या गिवन है 8। अब बोल रहा है कि ए का प्रोजेक्शन बी पे फाइंड करिए, तो ए का प्रोजेक्शन यहाँ से लिखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, तो ए डॉट बी, चूंकि बी पे करना है तो मैग्नीट्यूड किसका है वेक्टर बी का। तो पहला काम तो हम लोग को निकालना है ए डॉट बी। क्या निकाल लेंगे हम लोग यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो आई को आई के साथ करिए, तो 7 आ रहा यहाँ पे आई है तो 7 3 जे है यहाँ पे ना, 3 जे है, 3 जे, तो 3 को जे उसके साथ करेंगे और यहाँ माइनस है तो माइनस में हमारा क्या हो जाएगा 3, 7 के को 8 के साथ करेंगे तो 8 से कितना हो जाएगा हमारा 56। इसके अलावा फिर मैग्नी, अब इसको हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो यहाँ 4 56 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 60। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर 49, 1 का 1 हो जाएगा और 8 8 कितना हो जाएगा हमारा 64। तो इसको करेंगे तो 49 से 50, मतलब हमारा आ जाएगा यहाँ से 114 जोड़िएगा तो यहाँ 49 है और एक 50 और 64 जोड़ना है, तो 50 में 64 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 114। अब देयर इसका प्रोजेक्शन अगर निकालना था तो क्या हो जाएगा हमारा, तो प्रोजेक्शन की अगर हम लोग बात करें, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो ए डॉट बी का मान हमारा कितना आ गया 60 और इसका वैल्यू हमारा कितना आ गया √114। ये निकल गया हमारा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, मतलब ए का प्रोजेक्शन हम लोग किस पे निकाल दिए बी के ऊपर। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा वही है वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। तो वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करें, तो अगर जैसे हमारे पास दो वेक्टर गिवन है तो ए क्रॉस अगर बी निकालना है तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा और इनटू में एन कैप, जहाँ पे एन कैप कैसा रहेगा तो हमारा यूनिट वेक्टर है। या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है, अगर इसका कंपोनेंट्स गिवन है ए बी का तो इस कंडीशन में आई जे के और यहाँ से A1 A2 A3 B1 B2 और B3, इस तरह से आप निकाल सकते हैं ए क्रॉस। तो लिखा हुआ है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। क्या बोला जाता है इसको ए क्रॉस बी, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग ए क्रॉस, और जो डॉट होता है इसमें डॉट बोला जाता है इज द वेक्टर ऑफ सी, वेयर वेक्टर सी या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा यहाँ पे लिखा हुआ, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं और यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, दोनों पे क्या रहेगा परपेंडिकुलर, और थीटा बीइंग द एंगल बिटवीन ए एंड बी, जहाँ पे थीटा क्या रहेगा ए और बी के बीच का एंगल, थीटा बीइंग द एंगल बिटवीन द ए एंड बी, जहाँ पे थीटा जो है वो 0 से ग्रेटर इक्वल या पाई से लेस इक्वल होता है, एंड
वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ बी डज नॉट इक्वल रहेगा किस, जीरो का। कुछ प्रॉपर्टीज है, ए क्रॉस बी जो होता है वो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। ए क्रॉस ए जीरो, ए क्रॉस ए जीरो होता है, ए क्रॉस ए क्या होता है, जीरो। क्यों होता है, इसको समझेंगे अभी जस्ट हम लोग। अब ए क्रॉस बी प्लस सी करेंगे तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी के इक्वल होता है एक्स ना। अगर ए क्रॉस बी के साथ करते हैं तो एक्स है, या फिर आप एक्स बी के साथ लगा सकते हैं। ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर होता है। अब आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के का मान जीरो होता है। आई क्रॉस जे जो होता है के के इक्वल, हाँ जे क्रॉस के जो होता है आई के इक्वल, और के क्रॉस आई जो होता है वो जे के इक्वल होता है। अगर उल्टा करिएगा तो माइनस हो जाता है। इसको फिर समझेंगे कि अगर हम लोग आई क्रॉस आई करते हैं तो ये जीरो हो जाता है। रीजन, जीरो होने का रीजन है कि अगर हम लोग आई क्रॉस आई का फॉर्मूला लिखे तो अभी जस्ट हम लोग देखें कि ए क्रॉस बी के अगर हम लोग फॉर्मूला लिखे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इसमें ऐसा लग जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी और इनटू में साइन थीटा होता है। तो थीटा का मान अगर 0 डिग्री हो गया, चूंकि आई आई पे निकालते तो एंगल जीरो बना, अब जीरो पे क्या हो जाएगा, वैल्यू जीरो ही हो जाएगा। तो साइन जीरो जीरो होता है, तो इसीलिए आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो होता है। लेकिन आई क्रॉस जी में कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री का, क्योंकि 3 डायमेंशनल हर एक के बीच कितना होता है, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री तो साइन 90 का मान हमारा कितना होता है, 1। इसलिए आई क्रॉस जे के हो जाता है, जे क्रॉस के आई होता है, और के क्रॉस आई क्या हो जाता है, जे। लेकिन जैसे हम लोग इसको के क्रॉस जे कर दें तो आएगा आई ही, लेकिन वैल्यू क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। टू नॉन जीरो वेक्टर्स एंड बी कोलिनियर इफ एंड ओनली ए क्रॉस बी बराबर जीरो। अगर ए और बी दोनों कोलिनियर है तो ए क्रॉस बी क्या होगा, हमारा जीरो होगा। ए बराबर है, ये गिवन है ए वन आई ए टू जे और ए थ्री के, और बी बराबर बी वन आई बी टू जे और बी थ्री के है, तो ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, आई जे के ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री, जो कि ऑलरेडी हम लोग लिखे हैं। तो इस पे देख लेते हैं हम लोग एक दो क्वेश्चंस इस तरह से निकलता है। पहला एग्जांपल हम लोग को फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी। क्या फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी। तो हमारे पास वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर ए बराबर क्या है हमारे पास, तो 2i प्लस जे और प्लस 3 के गिवन है। और वेक्टर बी बराबर हमारे पास क्या गिवन है, 3i प्लस 5j और माइनस 2 के गिवन है। तो ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का हम लोग फॉर्मूला आई जे के पढ़े हैं, उसके बाद A1 A2 A3 और B1 B2 और B3। तो ये B1 B2 B3 काम कर रहा है, A1 A2 A3 का काम कर रहा है। वहां से वैल्यू हम लोग पुटअप करेंगे, आई जे के ऐसी रह जाएगा आपका। यहाँ से हो जाएगा आई का कॉफिशिएंट 2, जे का 1 और के का हमारा 3। इसमें से क्या हो जाएगा, आई का कॉफिशिएंट 3, जे का 5 और के का -2। अब डिटर्मिनेंट सोल्व करना है, तो आई रखने पे किसको रखते हैं हम लोग, सोल्व करते हैं आई के सामने वाला मतलब रो कॉलम का एलिमेंट नेग्लेक्ट करना है। तो 1 से -2 में -2, 5 से 3 में -15 हो जाएगा। स्टार्टिंग प्लस माइनस फिर प्लस यूज किया जाता है। फिर जे के साथ करिए तो जे -2 से 2 में करेंगे -4 हो जाएगा हमारा। फिर माइनस यहाँ पे 3 ही है ना, 3 से 3 में करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर प्लस के 5 से 2 में करेंगे 10 और 3 से 1 में करेंगे तो 3। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो -15 और 2 17 आई हो जाएगा, और 9 4 13 माइनस माइनस मिल करके +13 जे हो जाएगा, और 7 क्या हो जाएगा हमारा के। हाँ, तो अगर आप जैसे ए और बी अगर दो वेक्टर है, तो अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो स्केलर भी लेगा ना, और अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करिएगा तो वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगा ना आपको, आई जे के फॉर्म में। लेकिन अगर इसी को डॉट करते हैं तो आई जे के क्या हो जाता है, हट जाता है, मतलब स्केलर क्वांटिटी आता है वैल्यू हमारा। चलिए नेक्स्ट है, अगला बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो नेक्स्ट बोल रहा है कि फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग द पॉइंट्स गिवन है ए बी सी का। ए में हमारा 1 1 1 है, बी में 1 2 3 है और सी में हमारा 2 3 1 है। तो बोल रहा है कि इसका वर्टिसेस गिवन है, इसका यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे हमारे पास यहाँ एक ट्रायंगल हम लोग मान के चले, इसका मान लीजिए इसका नाम है ए बी और यहाँ दे दिए हम लोग सी। वर्टिसेस गिवन है 1 1 1
1 1 1 और बी का वर्टिसेस गिवन है 1 2 और 3, सी का है 2 3 1 2 3 1 है। तो यहाँ से हम लोग अगर ए बी की बात करें तो एक्चुअली में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें तो 1/2 ना ए बी क्रॉस बी सी ऐसी किसी को भी ले सकते हैं, दो साइड का कोई भी आप यूज कर सकते हैं, बी एस जिसको करना उसको कर सकते हैं, ए बी क्रॉस ए सी भी कर सकते हैं या बी सी भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स आपके ऊपर करता है। ये फॉर्मूला होता है। तो कहने का मतलब कि पहले हम लोग ए बी और ए सी वेक्टर दोनों फाइंड आउट कर लेंगे, ए बी बी सी जिसको रखना है आप उसको रख सकते हैं, इसमें से कोई भी साइड को आप यूज कर सकते हैं, ए बी या बी सी किसी को भी कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोग यहाँ से ए बी वेक्टर निकालेंगे, ए बी मतलब बी में से ए को घटाना होगा, 1 में से 1 घटेगा 0 आई हो जाएगा, प्लस 2 में से 1 को घटाना होगा जे, और फिर 3 में से 1 को घटाना होगा मतलब 2k। उसी तरह से यहाँ से BC वेक्टर निकालेंगे, BC मतलब C से B को घटाना, 2 में से 1 घटेगा I, उसी तरह से 3 में से 2 घटेगा प्लस जे हो जाएगा, और फिर 1 में से आपको 2 घटाना है -2k हो जाएगा। इस कंडीशन में हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी क्रॉस बी सी निकाल लेते हैं, ए बी क्रॉस बी सी, ए बी क्रॉस बी सी निकालने के लिए आई जे और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, उसके बाद ए का कॉफिशिएंट ए बी का 0 1 और 2 हो गया, बी सी का कॉफिशिएंट 1 1 और -2 हो गया। तो यहाँ से अगर आई रखते हैं तो -2 के 1 के साथ करेंगे -2, 1 को 2 के साथ करेंगे तो माइनस फिर 2 हो जाएगा, फिर माइनस जे, -2 के 0 के साथ करेंगे 0, 1 को 2 के साथ करेंगे तो 2, फिर प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, 1 से 0 में करेंगे तो 0 और 1 से फिर 1 यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा -4i माइनस माइनस प्लस 2j और प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा k हो जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना, हम लोग क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो a क्रॉस b, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लोग निकालें, ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड अगर निकाले तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 ना, 4 चौके 16, 2 दूना 4 और प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा, 16 4 20 और 1 21, 21 को हम लोग 21 रहने देते हैं। अब हम लोग को क्या निकालना था, एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 ए बी और क्रॉस बी सी था हमारा, तो 1/2 ऐसे हो गया, और ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया हमारा, √21, मतलब फिर √21 अपन क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।